नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं या करने जा रहे हैं जिसके ऊपर एक बार पहले भी हम इशारों इशारों में बहुत सारी चीज़ें बोल चुके हैं और उसके बाद इशारों इशारों में नहीं, बहुत ही खुल्लम खुल्ला, बहुत कस के हम लोगों की ट्रोलिंग भी हो गई। तो हमको लगा कि ये बात दोबारा दोहरा दी जाए, ये बात बता दी जाए। जिसको ये बात नहीं समझनी या नहीं समझ में आ रही वो अपनी ट्रोलिंग भी जारी रखें, उनको एक और मौका दे दिया जाए, लेकिन बात कह ज़रूर दी जाए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, आइए आपको वो बताते हैं। तो आप सब जानते हैं कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन दिया गया था, जो आरक्षण दिया गया था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया। 5 जज थे जिसमें से 3 का ये मानना था कि वो जारी रहे, 2 ने डिसेंटिंग वर्डिक्ट दिया। लेकिन जो हमारी प्रणाली है, न्यायिक प्रणाली है, उसमें अगर मेजॉरिटी जजमेंट एक तरफ होता है तो वही मान्य होता है। तो वो चीज़ हो गई। अब EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हिसाब से अब जो कोटा है, जो 10% रखा गया था सरकार द्वारा, वो अब बरकरार रहेगा। ये ओवर एंड अबव है जो कोटा पहले से ही चल रहा है। लेकिन मैं ये जो केस है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उसके बारे में बहुत अच्छे से मंथन और बहस हो चुकी है। इससे आगे बढ़ करके एक और मुद्दे पर बात करेंगे जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और हम क्यों ये एपिसोड दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जजेस ने उसका उल्लेख किया है। किसी को कहीं बैठ करके ये बात समझ में आ रही है कि इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जस्टिस पर्दीवाला, उन्होंने क्या बोला, आपको वो बताते। उनका ये कहना है, अंग्रेजी में है तो मैं आपको वो बता देता हूं पहले, उसके बाद आप बोलिएगा। रिजर्वेशन कैन नॉट गो ऑन फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड सो एज टू बिकम अ वेस्टेड इंटरेस्ट। यानी कि आरक्षण अनंत काल तक नहीं चल सकता, इतना कि वो किसी के स्वार्थ में तब्दील हो जाए। वो कहते हैं रिजर्वेशन इज नॉट एन एंड। रिजर्वेशन अपने आप में एक अंत नहीं है, बट अ मीन्स टू सिक्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। पर एक जरिया है जिससे आप सामाजिक और आर्थिक न्याय पाते हैं। कितनी जरूरी बात बोली है उन्होंने, क्योंकि मकसद क्या था आरक्षण के पीछे। आज की डेट में अब ऐसा हो गया, अगर आप राजनीतिक दलों से बात करिए, बहुत लंबा है, चलिए विश्लेषण बाद में करेंगे, पहले पूरा बताएं। रिजर्वेशन कैन नॉट बी अलाउड टू बिकम अ वेस्टेड इंटरेस्ट। ये स्वार्थ का मुद्दा नहीं बन सकता है आरक्षण। द रियल सोल्यूशन लाइज इन एलिमिनेटिंग द कॉजेज दैट हैव लेड टू द सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ वीकर सेक्शंस। असली जो सोल्यूशन है वो इस चीज़ में है, समाधान इस चीज़ में है कि हम मूल कारण के पीछे जाएं कि क्यों समाज में शिक्षण या शिक्षा के दृष्टिकोण से लोग पिछड़े रह गए हैं। दिस एक्सरसाइज ऑफ एलिमिनेटिंग द कॉजेज स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के एकदम बाद ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तब से 7 दशक हो गए हैं और अभी भी ये जारी है। ये जो पूरा विकास है और शिक्षा है, अंग्रेजी में इसको मैं जैसे जैसे देख रहा हूँ वैसे वैसे मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। लॉन्ग स्टैंडिंग डेवलपमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हैव रिजल्टेड इन टेपरिंग द गैप बिटवीन द क्लासेस टू कंसिडरेबल एक्सटेंट। उनका ये कहना है कि बहुत हद तक ये कम हुआ है, जो समाज में जो विकृतियाँ थीं, गैप था, वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी वो बचा हुआ है। तो हमको ये जानना होगा कि इसको किस तरीके से कम किया जाए। लेकिन आरक्षण के पीछे स्वार्थ नहीं हो सकता। ये स्वार्थ नहीं हो सकता कि आप वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से आरक्षण हमेशा जारी ही रखें। अब ये जो ओपिनियन है ना, ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता। उनका ये कहना होता है कि आप तो उपाध्याय जी हैं, आप तो ब्राह्मण हैं। हालांकि हमको इन सब चीज़ों से कभी फ़र्क नहीं पड़ा, हम किस जाति से हैं। हो सकता है कि ये हमारे लिए कहना बहुत आसान है, क्योंकि शायद हमने उस तरीके का संघर्ष नहीं देखा है जो कि पिछड़ी जाति में जन्मे लोगों ने देखा है, महसूस किया है। तो उनका सही बात है ये कि मैं
जो उनके साथ हुआ है उसको मैं अनुभव नहीं कर पाऊंगा, ये हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे अंदर कोई बायस आ गया है हमारे नाम को लेकर के या हमारे सरनेम को लेकर के, कि हम ब्राह्मण घर में पैदा हुए तो इस वजह से एक अहम है जिस वजह से हम चाहते हैं कि आरक्षण चला जाए। ये जज का कहना है कि रिजर्वेशन कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। जज की बात को आगे ले जाते हुए जो हमारा विश्लेषण है वो ये है कि आप आरक्षण रखिए, लेकिन आप ये तो जांचेंगे, ये तो परखेंगे कि आरक्षण अब तक जो 3 दशक तक आपने दिया है लोगों को, उसकी समीक्षा करके आपको ये तो पता लगाना पड़ेगा कि वो कितने लोगों को उसने लाभान्वित किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, फिर उसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इसका मतलब आरक्षण नीति काम नहीं की क्योंकि वो लोगों का लाभ नहीं कर पाई, तो उसमें अगर कुछ बदलाव करने हैं वो, और अगर कुछ जाति विशेष का भला वाकई बहुत किया है और अभी और होना बाकी है, या उन अनुसूचित जाति या जनजाति या जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं जिनको आरक्षण मिल रहा है, उनमें बहुत सारी ऐसी जातियां, हो सकता है कि कुछ जो आरोप लगता है कि ओबीसीज में कुछ क्रीमी लेयर जो है वो आरक्षण का लाभ उठा ले जाते हैं और बहुत हद तक कुछ ऐसी जातियां हैं जिन तक उसका लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा है। ये सारी चीजें कब पता चलेंगी? अनंत काल तक आरक्षण उसी आधार पर चलाते रहने से नहीं पता चलेगा ना। ये कह देना कि आरक्षण जैसा है बस चलता रहे, उसमें और ऐड होता रहे, तो भाई प्रतिशत तो 100 ही है, 1000 तो है नहीं, कितना आरक्षण कर देंगे आप? और जो उसके पीछे का मकसद था, मकसद ये था कि आप जो लोग पिछड़े रह गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनको आप समाज में एक स्तर पर लेकर आए, एक इक्वालिटी एस्टैब्लिश करें। तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि 3 दशक बाद वो इक्वालिटी आई या नहीं आई? और अगर नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है? कहाँ वो नहीं डिलीवर कर पाया आरक्षण जो मूल मकसद था? और अगर बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिन तक वो लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या इसकी समीक्षा होनी जरूरी नहीं है? ऐसे में अगर आरक्षण प्रणाली की पूरी प्रक्रिया की एक ऑनेस्ट, ईमानदार समीक्षा की जाती है तो इसमें हर्ज क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? समस्या वहां आती है जब आप ये बोलते हैं कि नहीं, ना तो समीक्षा करो, ना तो पता लगाओ, बस जारी रखो और लोग इसी में जोड़ दो। आपको औरों का भला करना है, आप और जोड़ते चले जाइए। जस्टिस भी यही कह रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं चलती रह सकती है। और अगर सपोज आप चला भी रहे हैं तो फिर आप अगर रिव्यू करेंगे, हो सकता है किसी और को, आपने 30 साल पहले की जो परिस्थितियां हैं उसमें हो सकता है कुछ जातियों को लाभ पहुंच गया हो, वो अब उस लेवल पर आ गए हों और समृद्ध हो गए हों, लेकिन उसी क्लास में, उसी कास्ट सिस्टम में और भी कई कास्ट होंगी जिन तक उसका पूरा फायदा उन तक नहीं पहुंच पाया है। इस चीज का असेसमेंट करना कितना जरूरी हो जाता है, आप खुद बताइए। आप, और ये चीज हम पहले भी इस कार्यक्रम में बोल चुके हैं और हम फिर बोलेंगे, आप अपने ऑफिस में काम करते हैं? आप मेहनत करते हैं, नहीं करते हैं, जो भी करते हैं, इस चीज की एनुअल इंक्रीमेंट प्रोसेस में समीक्षा होती है, जिसमें बॉस बैठ करके देखते हैं, हाँ इसने ये कन्नी काटी, इतने दिन नहीं आया, पर यहाँ ये बहुत बढ़िया काम किया, ऐसे किया, चलो इसको इतना % दे दो, इसकी तनख्वाह इतनी बढ़ा दो, इसकी कोई बहुत ख़राब एम्प्लॉई है, सुनो इसकी तनख्वाह इस बार मत बढ़ाओ, इस बार इसको वार्निंग दे दो, इस बार ये कर दो। या सरकार की कोई स्कीम अगर हो तो सरकार अपनी स्कीम के लिए क्या करती है, वो एक रिव्यू करते हैं कि मतलब हमारी ये स्कीम चली कि नहीं चली, चली तो कितना अच्छा चली। कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, वो अपनी गाड़ियाँ किस तरीके से की, इस महीने इतनी बिकी, इस महीने इतनी, ये लोग सब क्या कर रहे हैं? कोई चीज़ इन्होंने शुरू की है, कुछ समय बाद वो उसका एक असेसमेंट कर रहे हैं कि हम कितने पानी में हैं, हम जो करना चाह रहे हैं उसका असर क्या हुआ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आरक्षण जैसी चीज़ कुछ लाभ पहुंचाने के लिए ले तो आए, लेकिन हम उसको समीक्षा की प्रक्रिया से ही बाहर रखेंगे?
क्यों? कोई नाराज ना हो जाए। जब जब हम इस ट्रैप में फंसेंगे, जो मूल मकसद है आरक्षण के पीछे, या जो मूल मकसद था आरक्षण के पीछे, हम उससे दूर हट रहे हैं राजनीति के चलते, क्योंकि हमने इसको राजनीति से जोड़ दिया है। राजनीति से जोड़ने की वजह से यह है कि जो पिछड़ा, जो सही में समीक्षा में पिछड़ा पाया जाता कि इन फलानी जातियों तक तो ये आरक्षण पहुंच ही नहीं पाया है, हम उनके साथ कितना बुरा कर रहे हैं, आप ये सोचिए। और जब जब ये बात कोई बोलता है तो बार बार उसकी जाति का उल्लेख कर देना, या उसके बारे में, या उसको नीचा दिखा देना, ये हो सकता है इकोसिस्टम्स को बहुत पसंद आए। ट्विटर पर लोग एकजुट हो जाएं, खूब गाली बकें और खूब वाहवाही लूटें अपने इकोसिस्टम में, लेकिन आप अपने इकोसिस्टम में ही वाहवाही लूट रहे हैं, क्योंकि वो जो तबका पिछड़ा रह गया है ना, सही मायने में आपने उनका भला नहीं किया है। उनका भला तब होगा जब पता चलेगा कि उनका भला नहीं हो रहा है। यहां तक कि जो राजनीतिक दल हैं, कोई अगर विजन वाला राजनीतिक दल हो, वो ये चीज खुद सोचे कि जो हो गए हैं, जो पहुंच गए हैं एक लेवल पर, वो तो निकल गए, इस आरक्षण का लाभ उठा गए। जो नहीं उठा पाए हैं उनको आप ऊपर कैसे लाएंगे? तो क्या वक्त की पुकार ये नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया वो एक अलग मुद्दा है, वो उसके दूरगामी परिणाम होंगे, वो बहुत ज़रूरी है। जाति से ऊपर बढ़ करके आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर के जो आरक्षण आया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। लेकिन जो आरक्षण की प्रक्रिया अभी तक चली आ रही है, उसका रिव्यू क्यों ना हो, ये सवाल पूछा जाना चाहिए, और हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से पूछते भी रहेंगे। रिव्यू द रिजर्वेशन प्रोसेस इन इंडिया। इशारों में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए